जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। इसके पहले हम लोगों ने ज्वालामुखी को पढ़ा था और ज्वालामुखी की इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसका सेकेंड पार्ट है। और इसके पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाकर ज्वालामुखी संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया था जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ज्वालामुखी के प्रकार है। क्या होता है ज्वालामुखी के प्रकार? अगर हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें, जैसे हम यहाँ पे वीडियो को अंत तक बने रहेगा। ज्वालामुखी के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है के प्रकार। तो जब हम ज्वालामुखी प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार होते हैं, कई भी मेजर पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पार्ट यहाँ पे, जैसे ये मैं यहाँ पे एक पार्ट बना दे रहा हूँ और कौन सा पढ़ना है ये भी मुझे आपको बताते रहना होगा। पहला देखिए सक्रियता के आधार पर। पहला जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। सक्रियता के आधार पर इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए पहला जो होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? पहला सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे की बात करें, सक्रिय को ही सक्रिय को जागृत भी कहते हैं, लिख लीजिएगा भैया, नहीं कहेंगे सर हमको ये तो नहीं बताया। फिर दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। लिखना चाहे तो लिखते चलिएगा, वैसे नोट्स में लर्निंग विद दुर्गेश को आपको मिल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये वीडियो अंत तक बने रहिएगा, एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए चलेगी। सुषुप्त ज्वालामुखी। फिर तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो ये जो ज्वालामुखी है ना, ये किसके आधार पर है? ये सभी सक्रियता के आधार पर है। दूसरा होता है विस्फोट के आधार पर। यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें तो विस्फोट के आधार पर होगा। विस्फोट के आधार पर, अगर विस्फोट के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी के 2 मेजर पार्ट होते हैं। एक दरारी उद्भेदन, एक होता है शांत दरारी उद्भेदन। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो केंद्रीय विस्फोट। क्या होता है? केंद्रीय विस्फोट। इसके आधार पर फिर इसके बाद एक मेजर पॉइंट होता है भौगोलिक अवस्थिति। फिर होता है कौन सा? एक आता है यहाँ पे भौगोलिक। अगर हम भौगोलिक की बात करें फिर हमें यहाँ पे भी 2 मेजर पार्ट मिलता है। कौन कौन से? 2 मेजर पार्ट। एक प्लेट सीमांत, दूसरा अंतः प्लेट। देखिए एक होता है प्लेट, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्लेट सीमांत। दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे तो अंतः प्लेट। क्या होगा? अंतः प्लेट ज्वालामुखी। लेकिन इसके बाद जो होती है वो अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर होती है। अब जो अगला मेजर पार्ट आपका आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो होगा किसके लिए? अम्लीय। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे भैया नहीं तो फिर अम्लीय या क्षारीय प्रकार का। अगर हम इसमें मेजर पार्ट करें तो इसमें क्या होगा आपका? विसुवियस या प्लिनियन ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार का पढ़ना है। लेकिन आपके अगर सिलेबस की बात करें जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, कि आपके पाठ्यक्रम को में ध्यान में रखकर पढ़ना है। अगर हम आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ पे जो टॉपिक हमें पढ़नी है वो पढ़नी है सक्रियता के आधार पर। ये तीनों पार्ट, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, एक एक लाइन में इनके बारे में बता देता हूँ। फिर हम इनके जो मेजर पार्ट हैं उनको एक एक करके क्लियर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप सभी। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछेगा। एक बात और, अगर आपको वास्तव में स्कोर करना है, ज्योग्राफी को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, सबसे पहला काम आप टेलीग्राम ऐप पे ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िए रहेगा। दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अब हम सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? माने ऐसी ज्वालामुखी जिसमें से एक बार, जैसे यहाँ पे है, अगर एक बार इसमें से लावा का उद्गार हो जाए तो यहाँ से बंद ही ना हो, हमेशा लावा निकलता रहे, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी, एक बार लावा निकल गया फिर कुछ साल के बाद शांत रहा, फिर अचानक से फूट गया तो हम उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। इसे हम प्रसुप्त, एक नाम इसका और है प्रसुप्त ज्वालामुखी, लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। फिर तीसरा जो होता है इसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। सबके शांत, जागृत, प्रसुप्त और शांत, इसके सबके 3 नाम है। शांत मतलब एक बार जहाँ से लावा का उद्गार हो जाए दोबारा भविष्य में वहाँ से लावा ना निकले। इसका मतलब ये है कि आप सभी को यहाँ से एक बात सेफ समझ लेना चाहिए कि एक बार लावा का उद्गार हो जाता है, भविष्य में फिर लावा वहाँ से नहीं निकलता है, तब उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम दरारी की बात करें तो इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है कि दरारी ज्वालामुखी क्या होती है। इसमें भी
दारायुद्गार में लावा पठार बनता है, लावा का मैदान बनता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लावा का पठार या लावा का मैदान बनता है। जब केंद्रीय विस्फोट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लेशियर बनता है, ज्वालामुखी शंकु बनता है, धुआंरा बनता है। तो प्लेट सीमांत की तरफ से देखेंगे तो जो पर्वतों के निर्माण होते हैं वो होते हैं। अम्लीता के आधार पर देखेंगे यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी का उदाहरण था, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं और एक एक करके इनको हम लोग समझते चलते हैं। अगर हम प्लेट की बात करें, जैसे प्लेट सीमांत की बात करते हैं, अब सारी प्लेट से होता है ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है। अगर हम अभिसारी प्लेट की बात करें, तो महासागरीय महाद्वीप टक्कर जब होता है तो ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है। महासागरीय महाद्वीप का टक्कर होता है तो ज्वालामुखी द्वीप समूह बनते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हमने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको यहाँ पे बता दिया, इंट्रोडक्शन के रूप में आपको समझा दिया कि ज्वालामुखी को कैसे पढ़ना है, कैसे आपके परीक्षा में आती है, द टाइप ऑफ वोल्केनो के बारे में। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो केवल सक्रियता के आधार पर पढ़ेंगे। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग बना लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट हेडिंग बना लीजिएगा और लिखिएगा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। तो अब स्क्रीनशॉट चाहे कर लें, क्योंकि आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, पूरा स्क्रीनशॉट है। मेरा लेक्चर अपने दिमाग में फीड किए रहिए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो ज्वालामुखी पढ़ा था सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो बचा होगा। तो फिर भैया देरी किस बात की, हम आगे बढ़ते हैं कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले तथ्य की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी पहला, जिसको हम कहते हैं पहला ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग भी जान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट आपको है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता है, वर्तमान में उद्गार होता रहता है और हमेशा लावा निकलता है, उससे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ पढ़ाऊंगा ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था, ये ज्वालामुखी शंकु हो गई, ये नीचे मैग्मा होता है यहाँ पे, फिर ये जब निकलता हुआ ऊपर निकल रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी की तरह हमेशा लावा निकलता रहता है, इसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है मालिक, वो ये पूछा जाता है कि कहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो पहले तो हम जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो प्राय परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। देखिए मैं एक तरफ लिख रहा हूँ ज्वालामुखी, जैसे हो गया माउंट एटना। अगर हम माउंट एटना की बात करें कि सर माउंट एटना कहाँ पर है, तो जो माउंट एटना है वो इटली में है। कहाँ पर है वो, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये माउंट एटना इटली में है। अगर फिर उसके बाद जो आपका आता है वो आता है स्ट्रोम्बोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली, एकदम रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर ये मत कहिएगा दुर्गेश सर आपने पढ़ाया नहीं था इसको। ये कहाँ पर है, ये भी इटली में है। ये भी कहाँ पर है, इटली में। लेकिन इटली में कहाँ, ये है लिपरी द्वीप पर, ये लिपरी द्वीप पर है, ये लिपरी द्वीप के समूह पर है। ठीक, ये दो हो गए। अब एक तीसरा आता है जो म्योन, ये जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये आता है म्योन की बात करें तो म्योन फिलीपींस में है। कहाँ पे है, फिलीपींस, लिख लीजिएगा, ये कहाँ पे है, फिलीपींस, ये हमारे फिलीपींस में हो गया। फिर अगर हम बात करें तो मौना लोआ, फिर क्या है, मौना लोआ, ये कहाँ है, हवाई द्वीप, ये है हमारा हवाई है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग गड़बड़ है भैया, ये हवाई द्वीप समूह में है। ठीक है, हवाई द्वीप समूह में है। फिर अगर देखा जाए भारत का भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, किसी को पता है क्या है, बैरन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरन द्वीप। ये पूछा जाता है बैरन द्वीप कहाँ पे, ये भारत का है। कहाँ पर है, ये भारत में। भारत में कहाँ, ये अंडमान में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी। ये कहाँ पे, भारत में। एकमात्र जागृत ज्वालामुखी भारत का, एकमात्र। फिर इक्वाडोर कहाँ पे है, कोटापैक्सी, सॉरी कोटापैक्सी है और इक्वाडोर में है, उल्टा लिख दिया, सॉरी। पहले ज्वालामुखी का नाम है कोटापैक्सी।
कोटापैक्सी की कोई विशेषता जो लाइव है जरा बताएं, कोटापैक्सी की विशेषता क्या है? कोटापैक्सी, जरा कोटापैक्सी की विशेषता बताइए। ये कहाँ पे? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर किस महाद्वीप में, जरा कोई बताएगा? यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। इक्वाडोर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया इसकी स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। परीक्षा में बस यही पूछा जाता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, परीक्षा में यही पूछा जाता है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, यकीनन आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इटली में स्ट्राम्बोली, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, ये अम्लीय लावा शंकु की भी उदाहरण है। अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दो बात आपको मैं बता दूँ, शायद आपकी परीक्षा में काम आ जाए। अगर इटली की हम स्ट्राम्बोली की बात करें, चाहे हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है मोलानोना, ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण भी है। अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ये दोनों अम्लीय शंकु लावा के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर यहाँ से कोई मत समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये है, सबसे ऊंचा, लिख लीजिएगा, मैंने आपसे बताया था ना, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इक्वाडोर का कोटापैक्सी है। इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। हमें देखते हैं किसका जवाब सही आता है। सबसे ऊंचा यार कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना चाहिए। अच्छा, मैं फिट में बता रहा हूँ, सबसे ऊंचा किसका? दुनिया का, दुनिया का सबसे ऊंचा फिट में है 19,613। ये 19,613 फिट में है। आपको मीटर में बताना है, मीटर बताइए। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए कमेंट करके, भैया कोटापैक्सी ये पूछा जाता है। मैंने अभी पढ़ाते समय मैंने बताया था, कोटापैक्सी बताइए, बताइए सभी लोग कमेंट करके। नहीं बताएंगे यार, इतना आसान सा प्रश्न है यार, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। अगर 5,897, हाँ सही बताया आपने, 5,897 मीटर, 5,897 मीटर अगर इसकी हाइट देखी जाए तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा कोटापैक्सी। ठीक है, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा, अगर पूछा जाए सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ है, तो सबसे विशाल जो देखा जाए तो लोना, ये सबसे विशाल है, ये सबसे विशाल है। कितना है? 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर लंबा है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़, मैंने आपको बताया। ठीक है, हाँ, भारत में 2 ज्वालामुखी भी आगे भी बताएंगे, एक नारकोडम एक बैरन है। ठीक है, तो आप अभी हम लोगों ने बैरन द्वीप पढ़ लिया, ये भारत का एकमात्र है, ये भारत का एकमात्र द्वीप है। अभी मैं केवल सक्रिय पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अभी आप केवल सक्रिय पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है कि बार बार, सर एटना में जो माउंट एटना है, तट सिसिली तट इटली के भूमध्य सागर में है, इसका उद्गार 3500 साल पहले हुआ था। इसका उद्गार कब हुआ था? 3500 साल पहले, 3500 साल पहले इसका उद्गार हुआ था। तो ये आप जानते रहेगा कि 3500 साल पहले इस लावा का उद्गार हुआ था। अगर स्ट्राम्बोली की बात करें तो इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्राम्बोली कहते हैं भूमध्य सागर का, इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके मन में मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई समस्या आ रही हो, आपको ऐसा कुछ लग रहा है जो आपकी परीक्षा में आए और यहाँ से छूट जाए। नहीं छूटेगा, यकीनन आप मानिए। अब इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ ही नहीं सकता। अब आप फिर भी अगर आपको लग रहा हो नहीं सर यहाँ से आ सकता है, तो भैया आप, ये तो मेरे लिए मुश्किल है। एक कोटापैक्सी जो है वो एंडीज पर्वतमाला पे है। कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला पे है। ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इक्वाडोर 5,897 मीटर इसकी ऊंचाई है, फिट में 19,613 फिट है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि मोनालोवा, ये भी अमेरिका में है। जो मोनालोवा है हवाई द्वीप अमेरिका में है। अगर इसकी हाइट देखा जाए तो ये 4170 मीटर है। कितनी है? 4170 मीटर की है। अगर हम एटना की बात करें तो 3308 मीटर है। ये 3308 मीटर है। ठीक है, माउंट एटना की बात कर रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, कि जो मैं आपको बता दूं कि बस यही इतना ही पूछा जाता है। कभी कभी पूछ सकता है कि सर ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। हाँ,
फिर भी अगर आपको कोई डाउट वाउट लग रहा है ना तो कमेंट करिए, मैं कमेंट का भी जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है मैं आप कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, भैया मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। ये कोटापेक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे इसके जो प्रश्न है जहाँ से हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाक से स्क्रीनशॉट करें ताकि मुझे भी ये समझ में आ जाए कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया। देखिए इसके लिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम पे आप सभी दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी अन्य क्लास या नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके टीम ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारी क्लास तो ऐसे ही आपको मिलती रहेगी क्योंकि देशहित में शिक्षा है, ठीक है। बाकी क्लास के लिए आप इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तब। बाकी तो हमें आप ऐसे ही पढ़ते रह सकते हैं फ्री में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया मैपिंग बनाकर हमने आपको ज्वालामुखी के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट बता दिया था, और यकीनन वहाँ से आपके प्रश्न में कभी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हमने तथ्य को पूरी तरीके से भली भांति स्पष्ट किया था। याद है? तो भैया स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट, ताकि जब हम लोग इस तथ्य को पढ़ें, इस तथ्य को समझें तो भैया उसकी जो बारीकियां हैं ना वो भी आप अच्छे से समझें। और यकीनन आप लोग जो पढ़ रहे हैं वहाँ से परीक्षा में जो सवाल होते हैं ना वो एकदम आराम से आएंगे और ये भी गलती आपको नहीं करना है। मैं आगे बढ़ूँ? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब आप दीजिएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को क्यों कहते हैं? जी हाँ, मेरा प्रश्न था कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को क्यों कहते हैं? बताइए बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए कमेंट करके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको इरेज करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा भैया, तभी तो मैं अगला पढ़ाऊंगा। चलिए अगला है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ऐसी सीरीज आपको नहीं मिलेगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। चलिए अब हम अगली जो पढ़ेंगे उस ज्वालामुखी का जो नाम है वो है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या नाम है? ध्यान, थोड़ी राटी मेरी गड़बड़, मैंने आपको पहले बता दिया। ये है आपकी सुषुप्त ज्वालामुखी। रुक जाइए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा बोलने में आसान लगता है लेकिन लिखना हो तो सुषुप्त या इसे प्रसुप्त भी कहते हैं, मैंने ऊपर बताया था आपको। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसकी क्या विशेषता होती है? देखिए इसमें से एक बार जब लावा का उद्गार होता है, ठीक है, एक बार इसमें से लावा का उद्गार होता है और फिर कुछ समय के बाद वो भर जाता है। जैसे मैं आप एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लीजिए लावा निकला, ठीक है, लावा निकले कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये नली जो होती है जाम हो जाती है, और जाम होने के बाद उद्गार बंद हो जाता है। 100 साल 200 साल 400 साल बाद कुछ दिनों के बाद फिर एक बड़ा धमाका होता है, फिर से ज्वालामुखी निकलती है और फिर क्या होता है, फिर लावा का उद्गार होना शुरू होता है। इस स्थिति को हम सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत कहते हैं। कुछ समय के बाद या लंबे समय तक ये सक्रिय नहीं रहता, फिर अचानक से सक्रिय हो जाता है, इसे हम प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। पर ये भी परीक्षा में आपकी पूछा जाता है कि ऐसा कहाँ पर है, ये कंडीशन क्यों है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ में। ऐसा क्या होता है ना, ये नली जाम हो जाती है और जब नली जाम होती है तो प्रेशर नहीं लगा पाता। ऐसा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, विस्फोट तीव्र होता है। मेरी बात को थोड़ा गौर करिएगा, शायद आप जब बड़े परीक्षाओं में, सिविल परीक्षाओं में जब आप इसकी तैयारी कर ही रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको देखेंगे कि सिविल में ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे पूछते विस्फोट कैसे होगा, तो जो विस्फोट तीव्र कब होगा, जब यहाँ पे जमा हो जाएगा। जैसे पटाखे की धमाका होती है तो जितना तेज़ी से बांधा गया होता है उतना तेज़ धमाका होता है, तो यहाँ पे जब विस्फोट की बात करते हैं तो विस्फोट यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ गति से होगी और उसका कारण यही है सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी का ये। इसलिए यहाँ पे इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब आते इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पहले तो हम इटली से शुरू करते हैं, विसुवियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। विसुवियस, ये कहाँ पर है? इटली में। ये इटली का सुषुप्त ज्वालामुखी है।
ये क्या है? यह हमारी इटली का सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसका अगर प्रथम उद्गार, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में, सभी तथ्य लिखवाऊंगा। फिर दूसरा है हमारा जापान का फ्यूजियामा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि इसके बारे में तथ्य भी लिखवाना है। फ्यूजियामा, ये हमारा फ्यूजियामा है। ये फ्यूजियामा कहाँ पे? ये जापान में है। सबसे ज़्यादा अगर भूकंप ज्वालामुखी पूछा जाए, भूकंप, तो भी मैं आगे बताऊंगा कहाँ आता है, क्यों आता है। वो जो महासागरीय बेल्ट होती है वहीं पर सबसे ज़्यादा आता है। फिर एक नारकोडम है, ये हो गया हमारा नारकोडम। तो ये नारकोडम कहाँ पर है? ये अंडमान में है, ये अंडमान निकोबार में है, और ये क्या है? भारत। ठीक, अब आइए इनके बारे में अच्छे से हम लोग कुछ तथ्य को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, विसुवियस इटली में है, तो यहाँ इटली का जो विसुवियस है, इसका पहला उद्गार 79 में, इसका पहला उद्गार देखा जाए तो सन 79 में हुआ था। ठीक है, इसका पहला सर्वेक्षण प्लिनी ने किया था। अगर हम सर्वेक्षण की बात करें, इसका सर्वेक्षण अगर देखा जाए, सबसे पहला सर्वेक्षण, पहला सर्वेक्षण अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए तो क्या था? प्लिनी महोदय ने किया था। इस कारण इसे प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी कहते हैं। इसे एक नाम से जाना जाता है कि प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा भैया, नहीं तो फिर कहेंगे आप लोग कि सर ये सारे अगर प्रश्न, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का लेवल ना बड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ ये होते हैं, इसे प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ट्रेंडों पर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगर इस ज्वालामुखी का उद्गार देखेंगे, अगर इसका उद्गार देखेंगे हम लोग कि उद्गार कब कब हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना, एक बार उद्गार होने के बाद कुछ दिन के बाद होता है। राइटिंग मेरी गड़बड़ है ना। उद्गार, ठीक, यहाँ पे अगर हम उद्गार की बात करें तो यहाँ पे पहला उद्गार जो देखने को मिला था 79 में मिला था। फिर जब इसका अध्ययन करना जरा शुरू हुआ तब आपको मिला 1631 में मिला। फिर कब मिला? 1803 में मिला। फिर आगे चलते हैं, फिर 72 में मिलता है, ठीक, फिर 1906 में मिलता है। इसी तरह ये बढ़ता हुआ जाता है। फिर 27 में, 28, 29, फिर यहाँ पे 1927 में, फिर 1928 में, फिर 1929 में। अभी हाल ही में ये उद्गार नहीं हुआ। अब देखिए अगली बार ये कब उद्गार होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न तो ना आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया ना, कि नहीं किया है? मैंने पूरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया है मालिक। अब इससे ज़्यादा आपके प्रश्न में नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ, नारकोडम भारत में है और भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एकमात्र जागृत जो था वो मैंने बैरन बता ही दिया, बैरन द्वीप। ठीक, अब इससे में से अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो हाँ पूछ सकते हैं आप। इसके बाद क्योंकि हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे। इसकी पहले वाली क्लास जरूर पढ़िएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, अगर विसुवियस देखा जाए कि कभी कभी पूछा जाता है कि विसुवस कहाँ पे है, जैसे मैं एक छोटी सी लाइन यहाँ पे और मैं लिखवाना चाहूँगा आपको। देखिए, पूछा जाता है कि जो विसुवियस है वो श्रेणी कहाँ पर है, तो ये इसकी हाइट अगर पूछ दिएगा तो ये है 1280 मीटर है। अगर कभी कभी पूछता है किस खाड़ी में, तो नेपल्स की खाड़ी में है। कहाँ पे है? नेपल्स की खाड़ी में है। ये प्रश्न आपको किताबों में जल्दी शायद ना मिले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फ्यूजियामा को लेकर इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि फ्यूजियामा एक छोटा सा ही है। आ जाता है प्रश्न इसकी कि हाँ फ्यूजियामा कहाँ पे है, फ्यूजियामा जापान में है। ठीक, हाँ, ये प्राय परखच्चा इसका, जैसे जब, हाँ ये आपने सही कहा कि जब इसका विस्फोट होता है ना तो इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। स्ट्रोम्बोली 926 मीटर है, भूमध्य सागर में है, इटली में, इसलिए उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी साथी देख रहे हैं इसकी भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मैं आपके जो तथ्य हैं वो एकदम तोड़कर, वो एकदम
फोड़ फोड़ कर आपको बताऊंगा। हाँ, यहाँ से भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आने वाले हैं या आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब भी तो आप कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भैया, ये तो शुरुआत है। ये क्या है? ये तो अभी एक शुरुआत है आपकी। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया? मैं आगे बढ़ूँ? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जहाँ भी डाउट लगे, जहाँ भी समस्या लगे, फटाक से कमेंट करके बोलिए सर यहाँ पे मुझे डाउट है, सर यहाँ पे मुझे समस्या है, ताकि हम लोग उस समस्या को समझे, उस डाउट को समझे और आगे की तरफ बढ़े। ठीक है ना? चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए तीसरी जो हमें पढ़नी है ज्वालामुखी, उसका नाम है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। इसे हमने पढ़ा था मृत ज्वालामुखी, इसे ही शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। माने एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हो जाए फिर दोबारा भविष्य में उद्गार ना होने पाए। मतलब एक बार उसमें से अगर लावा निकल जाए तो दोबारा उसमें से लावा ना निकले। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये हो गया ज्वालामुखी का मुख, यहाँ से एक बार लावा का उद्गार हो गया, दोबारा क्या होता है, ये पूरी नली क्या होती है, जाम हो जाती है। ये नली क्या होती है, पूरी जाम हो जाती है, और फिर यहाँ से लावा का उद्गार नहीं होता। तो ऐसे प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। या मतलब एक बार हो गया तो हजारों वर्ष, लाखों वर्षों तक इसमें उद्गार की संभावना नहीं होती, यानी भविष्य में कहीं भी इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती, ना के बराबर होती है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, वो है हमारा इसका एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम्पल ही प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जब परीक्षा में एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो भैया हमें एग्जाम्पल को भी तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग को भी तैयार करना पड़ेगा, केवल हमें नहीं तैयार करना है। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोपा। पोपा कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। कहाँ पे है? ये जो पोपा है ये म्यांमार में है। और ये बताइएगा जो लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं, म्यांमार की राजधानी क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइएगा कि भैया इसकी राजधानी क्या है। देमबंद, अगला है देमबंद। देमबंद ये ज्वालामुखी का नाम है, मृत ज्वालामुखी। ये कहाँ पे? ईरान में है। ये कहाँ पे है? ईरान में है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो इक्वाडोर। अब इक्वाडोर को हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, इक्वाडोर। ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर इक्वाडोर की बात करें तो सॉरी देश लिख दे रहे हैं मेरी, देखिए हम भी थोड़ा सा मंद बुद्धि हो गए। ये ईरान का था। अब हम लिखेंगे एकांकागुआ। एकांकागुआ ये आपका कहाँ पे है? ये भी जस्ट मैंने बताया भैया, ये अर्जेंटीना में है। ये है आपका एकांकागुआ, अर्जेंटीना में है। यह है आपका अर्जेंटीना। ठीक, फिर अभी हम लोगों ने देखा चिम्बोराजो। ये भी अभी हमने ऊपर वही लिखा था इक्वाडोर, तो हो जाएगा हमारा चिम्बोराजो। सॉरी पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये चिम्बोराजो जो है ये इक्वाडोर में, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर। ये हमारा इक्वाडोर में हो गया। ये पूछा जाता है। फिर किलिमंजारो, ये भी पूछा जा चुका है आपका। ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ होती है ना, मुझे दिक्कत होती है। किलिमंजारो, ये किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। कहाँ पर है? तंजानिया में। कहाँ पर है? ये तंजानिया में है। ठीक, ये बात आप लोग जानते रहिए। कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। लेकिन एक प्रायः परीक्षा में जो थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है, जो कभी कभी जो ईरान का देवबंद है, यहाँ पे एक है ईरान का है कोह सुल्तान। मतलब यहाँ पे देवबंद भी है और कोह सुल्तान भी है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और कोह सुल्तान जो है, देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, तब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। कोह सुल्तान। अगर कोह सुल्तान की बात करें तो कुछ लोग इसे, ये है वैसे पाकिस्तान में,
लेकिन कुछ मानक स्रोतों से इसे मानक स्रोत से इसे ईरान बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? इसे ईरान बताया जाता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, ये एकदम किसी भी किताब को पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा। मैंने ईरान का जो कोह सुल्तान है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ मानक स्रोत में इसे ईरान कहा जाता है। तो इसलिए परीक्षा में जब उत्तर दीजिएगा ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। म्यांमार अफ्रीका का किलिमंजारो है। अगर किलिमंजारो अगर देखा जाए तो तंजानिया कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। ये कहाँ पे? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक। ये भी आप जानते रहिएगा। और एक प्रश्न आता है कि किस द्वीप पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया है। मैंने ऑस्ट्रेलिया पे ना कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं है। तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं है, ठीक। और कोई सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, एकाकागुआ जो पूछ रहे हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा कहाँ पर है आपका? एकाकागुआ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 6000, इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 6960 मीटर है। 6960 मीटर है। और ये मृत ज्वालामुखी की बात हो रही है। और किस पर्वत पर? एंडीज पर्वत पर। ये अगर पर्वत पूछा जाए तो किस पर्वत पर है? तो जैसे ये एंडीज पर्वत पर है। एकाकागुआ कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है। ये एंडीज पर्वत पर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मृत है। अगर जागृत पूछता तो कोटापैक्सी है, इक्वाडोर का। जागृत कोटापैक्सी है, लेकिन मृत पूछ रहा है, इसलिए मृत आप लोग जानते रहिएगा। क्लियर? फिर कोई दिक्कत आपको? अगर पूछा जाए कभी कभी कि सबसे ज़्यादा, अगर कहीं पूछ लिया जाए कि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अमेरिका के सेंट हेलेंस में है, ठीक है। सेंट हेलेंस में है। सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मंगल ग्रह में स्थित है, ओलंपस मांस कहते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पे ओलंपस मास। ओलंपस मास के बारे में लिख दूँ यहाँ पे? लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। ओलंपस मास किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर है। ये मंगल ग्रह पे, दुनिया ना सौरमंडल का है। इसकी फैलाव देखेंगे तो ये 520 किलोमीटर में फैला है। ये सौरमंडल की बात हो रही, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि सारे चीज़ों के बारे में मैंने ज्वालामुखी के बारे में एक अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। तीनों प्रकार के ज्वालामुखी जो थे उनके बारे में पढ़ा दिया। चिम्बोराजो, कोटापैक्सी, ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। विश्व में इसका ज्वालामुखी का विस्तार भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये प्रयास किया है कि मैं जब भी आपको तथ्य बताऊँ, तथ्यों को स्पष्ट करूँ, तो वहाँ पर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जाएँ। आप जब भी परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे, आप कहेंगे सर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा दी थी जो परीक्षा में हूबहू आ गया। क्या हुआ? हूबहू परीक्षा में आ गया। तो इसीलिए हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे, आगे भी उसका अध्ययन करते रहेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जब मैं तथ्यों को हल करूँ, जब मैं आपके तथ्यों को समझाऊँ, तो वहाँ से एक भी प्रश्न, एक भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, ठीक है। यहाँ से आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, विश्व की जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी वो इक्वाडोर के ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इक्वाडोर में 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इक्वाडोर में 22 प्रमुख जो है पर्वत पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक। विश्व में सर्वोत्तम ज्वालामुखी चिली एकागुआ है, मैक्सिको में पापोकैपिटल है, जापान का फ्यूजियामा है, अमेरिका का शास्ता है, रेनियर व हुड जो है, फिलीपींस का म्यान है, माउंट ताल जो मध्य अमेरिका का चिम्बोराजो इस पेटी में पाया ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो ना तो एक बार पूछ लीजिए, ताकि हम उसे भी स्पष्ट करने का प्रयास करें। अब आप लोग जो भी लाइव इसे देख रहे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप लोग लिंक दिया गया है, दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आप जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे हम आपके सभी तथ्यों को एकदम विस्तृत व्याख्या करें, ताकि आपके जब परीक्षा में जो प्रश्न आए वो एक भी बाहर न जाने पाए।
देखिए आपका एकमात्र उद्देश्य केवल सिलेक्शन है और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना तो पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी में एक छोटी सी टॉपिक मेरी और है, वैसे पढ़ाने के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। अगर आप ये सोचें कि सर मैं इतना पढ़ लूँगा मेरा हो जाएगा, ना 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 ना, इतने में तो होना ही नहीं है। अभी तो आपको बहुत सारे पढ़ना है। जैसे सांद्रारी उद्भेदन में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का डैक्सनबर्ग पठार है, ब्राज़ील का पराना पठार है, यूएसए में कोलंबिया का स्नेक पठार है, और भारत में दक्कन का जो पठार है वो बसाल्ट चट्टान से बना है। अभी इन सब चीज़ों को पढ़ना, लेकिन मैं उतना आपको डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि डीप में पढ़ने के लिए फिर से आपको ये दैनिक दुर्गेश पे जुड़ा रहना पड़ेगा। जब आपको यूपीएससी देना होगा या फिर सिविल सर्विस की बड़ी परीक्षाएं देनी होंगी, ऐसे आपकी जो भर्ती परीक्षा के लिए इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये आपके सिविल परीक्षा के लिए यहाँ तक के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आगे जब पढ़ाऊँगा व्यक्तिगत ऑप्शनल भूगोल पढ़ाऊँगा, जब वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल, तो मैं ज्वालामुखी को और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ज्वालामुखी का अध्याय कम से कम 7 से 8 लेक्चर चलेगा तब। अभी तो ऐसे मान लीजिए मैंने कम में पढ़ा दिया है। स्क्रीनशॉट करिएगा ताकि तथ्य की चीज़ें आप तक पहुँचे और लोग ये जानें कि हाँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसे परीक्षा में प्रश्न आता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग पर्दा उठाएंगे। अब एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या होती है। आइए इसके बारे में छोटा सा अब हम लोग, क्योंकि वो मैप बनाना पड़ेगा और इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलिए मैं आपको मैप बनाता हूँ। मैप बनाने के बाद मैं इस तथ्य को स्पष्ट करता हूँ, ये परिप्रशांत मेखला पेटी क्या होती है। तो स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसका नाम है परिप्रशांत मेखला पेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखा जाए सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है उसे कहाँ पर है, इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, तो इन तथ्यों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए लिख लीजिए हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक, ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम मेरे पास नहीं, वरना मैं डायग्राम पे आपको इस तथ्य को स्पष्ट कर देता, और दुर्भाग्य से मेरे पास यहाँ पे डायग्राम नहीं है। हाँ, मैं वैसे आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके बारे में पहले समझा देता हूँ, फिर मैं एक छोटा सा मैप बनाऊँगा। मैप बनाकर मैं इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं। मैप बहुत अच्छा तो मुझसे मैप नहीं बन रहा था, हाँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। देखिए अगर हम परिप्रशांत मेखला पेटी की बात करते हैं, अगर परिप्रशांत मेखला, देखिए यहाँ पे हम जैसे एक मिनट रुकिए, मैं ये जो मैं बना रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ आपका ये आपका भारत है। ये छोटा वाला देख रहे हैं, ये भारत है। फिर यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं ठीक है। फिर यहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये दक्षिण, देखिए ये मैंने बना दिया। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट करना चाहूँगा। ये हमारा एशिया है, एशिया का ये पूर्वी भाग है, ये ईस्ट है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, मेरे राइटिंग फिगर पर समझ लीजिएगा। ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका उत्तर अमेरिका। मुझे समझाने के लिए मैंने आपको बनाया। तो यहाँ पर एक पेटी होती है जिसे हम परिप्रशांत मेखला पेटी कहते हैं। अगर प्लेट विवर्तनी के आधार पर देखा जाए तो 80% ज्वालामुखी इस विनाशात्मक किनारे पर आती है और 15% रचनात्मक किनारों पर आती है, 5% इसके आंतरिक भागों में आती है। बस ये आप लोग जानते रहिएगा। तो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे इस पे 2/3 माने पूरी दुनिया के जो 2/3 ज्वालामुखी होते हैं बस यहीं पाए जाते हैं। इसका विस्तार देखा जाए तो अंटार्कटिक महाद्वीप के माउंट इरबेस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों तक विस्तृत हैं। इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। इसे हम प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त कहते हैं, इसे हम ज्वाला वृत्त भी कहते हैं। मतलब ये देखिए, अगर मैं इस बेल्ट को बताऊं तो ये बेल्ट ऐसे है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, तो यहाँ से ये बेल्ट आता है, यहाँ तक है, फिर यह बेल्ट यहाँ से आपका निकल जाता है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ बेल्ट है ये।
ये पूरा बेल्ट है जो मैंने बताया ना, ये पूरा बेल्ट है, इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। फायर ग्रिड ऑफ द पैफिक ओशियन या फेरी रिंग ऑफ द पैफिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। और कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर, दुनिया की 80% मैंने बताया ना 80% जो ज्वालामुखी होती है यहीं पर आता है। अगर हम रिंग ऑफ फायर की बात करें, यहाँ पर अगर हम रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पे रिंग ऑफ फायर की बात करें, राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं आपको दिक्कत आएगी। रिंग ऑफ फायर मतलब ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी को प्रभावित है। ये लगभग 40,000 किलोमीटर तक 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, विस्तृत हुआ है। ये घोड़े के नाल दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे लग रहा है घोड़े की नाल फैली हुई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दुनिया के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, सुसुप्त माने सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं। और प्रशांत महासागर के पूर्वी पश्चिमी दोनों किनारे पर ये फैला हुआ है। तो यहाँ से आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसे हम हिंदी में अग्नि श्रृंखला कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। इसे हम अग्नि श्रृंखला कहते हैं। विश्व के अधिकांश ऊंचे जो पर्वत होते हैं इसी में पाए जाते हैं, जैसे अलुशियन है, जापान द्वीप समूह है, हवाई द्वीप है, सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। वैसे फिर मध्य महाद्वीपी आती है जिसमें 15% आता है लगभग, और मध्य महाद्वीपी पेटी आती है, फिर मध्य अटलांटिक पेटी आती है। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ तक जो ये तथ्य था ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भूकंप और ज्वालामुखी संबंधी प्राय पूछा जाता है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी का एक अंतर संबंध है। और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो टूटने के क्रम में ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्रों में भूकंप भी प्रभावित होता है। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप भी क्षेत्र प्रभावित होगा। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी अनिवार्य क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती है वहाँ पे भूकंप क्रिया हो सकती है। ठीक है, इसमें प्लेट गलकर मैग्मा परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें हम लोग पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो प्राय परीक्षाओं में काम आता है। अब आप ज़रा कमेंट करके पूछिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, क्योंकि इसी के साथ हम आज जो ज्वालामुखी को ख़त्म करेंगे। थोड़ी सी नोट्स पर एक बार जो हमने नोट्स आपको दिया है इलानी विद दुर्गेश पर, आपको वहाँ प्राप्त हुआ होगा, तो ये भी एक बार हम लोग देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि प्राय परीक्षा में पूछ दिया तो सर आप कहाँ से बताएंगे। ठीक, सुल्फहारा गंदी द्वारा स्थित है। एक सुल्फारा भी, सुल्फतारा किसे कहते हैं वो मैंने आपको पूछ दिया था। देखिए, जो फ्यूजियामा था वो मिश्रित शंकु का उदाहरण भी है। जो जापान का फ्यूजियामा था वो मिश्रित शंकु का भी उदाहरण कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अगर देखिए ज्वालामुखी में विश्व वितरण देखा जाए तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में स्थित है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रशांत महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है। मैं प्रशांत महासागर के बारे में ही आपको पढ़ा रहा था। ये असमान रूप से वितरित हैं। अब तक कुल 486 सक्रिय ज्वालामुखी ज्ञात हो चुके हैं, असमान रूप से वितरण है इनका। और इसमें 486 जो सक्रिय ज्वालामुखी में से 403 प्रशांत महासागर में, मतलब 486 ज्ञात हैं, 486 ज्ञात है। इसमें प्रशांत महासागर में अगर देखा जाए तो अकेले कितने हैं? 403 हैं। 403 अकेले यहाँ पर हैं। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अकेले 403 हैं। प्रशांत महासागर में अकेले 403 है और 83 अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में है। इसे प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, और ये अमेरिका के पश्चिमी, देख रहे हैं, पश्चिमी तट है, फिर एशिया का पूर्वी तट है, तो इसको लेकर ये फैला हुआ है। ठीक, और कोई सवाल आपका?
नहीं है ना। हाँ, उम्मीद करते इससे बाहर आपको ज्वालामुखी से प्रश्न नहीं आएगा कि मैंने तथ्य को पढ़ा दिया, तथ्य को स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तब जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, ताकि सभी फ्री क्लास की नोटिफिकेशन और चीज़ें जो है वो भी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पे यहाँ पे कल व्हाट्सएप करके अन्य जानकारी जो भी है वो भी आप यहाँ से उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी हो सकता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो ले सकते हैं नोट्स कॉल। और ये जौनपुर जनपद से क्लासेज आपके लिए संचालित की जाती हैं, जो आप घर बैठ के फ्री पढ़ सकते हैं। क्योंकि देश हित का शिक्षा है आपके लिए, तो शिक्षा में आप जो समय है क्लास की वहाँ पे आपको ये उपलब्ध होती रहेगी। तो चलते हैं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास से आपके भविष्य की जो परीक्षा है वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न इस भर्ती परीक्षा में यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मेरा प्रश्न छोटा सा है कि 16 तारा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि 16 तारा किसे कहते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। अगर वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो मैं ये मानूंगा कि जितने लोग इसका जवाब देंगे उतने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके पहला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि 16 तारा किसे कहते हैं। तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय। चलते हैं, नहीं, अभी तो पढ़ना था यार, सॉरी, अभी तो कुछ चीज़ें पढ़ना जो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया। शांत ज्वालामुखी हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो शायद आप देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी के नाम है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहूँगा, ताकि परीक्षा में आपके यहाँ से अगर प्रश्न है मिक्स करके है। स्ट्रोम्बोली है इटली का, इसे भूमध्य सागर तट पर है। विस्टुवियस ये भी मैंने पढ़ा दिया, एटना पढ़ा दिया। क्राकाटोवा जो है ये एटना जो है ये भी इटली में है, क्राकाटोवा जो है ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। फ्यूजियामा जापान में, ये भी मैंने पढ़ा दिया। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका भी पढ़ा दिया। कोटापैक्सी भी पढ़ा दी, इसकी खासियत भी बता दिया। मोना लोआ ये भी पढ़ा दी, इसकी खासियत भी बता दिया। पोपा म्यांमार में, मैंने पोपा की एक बात आपको भी बताई थी कुछ देर पहले, अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, हाँ, कि जो पोपा है ये कहाँ पर है, इसकी एक विशेषता है। नहीं है म्यांमार की राजधानी मैंने पूछी थी यार, कमेंट करके बताइए। अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या होती है, म्यांमार की राजधानी क्या होती है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में है, ठीक है। माउंट इरबेश की बात करें तो ये भी परीक्षा में आता है, ये अंटार्कटिका में है। म्यान माउंट ताल ये फिलीपींस में, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में जो दिक्कतें थी वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। हाँ, दुकोना, अच्छा एक ज्वालामुखी दुकोना होता है, उसके बारे में बता दूं। दुकोना ये इंडोनेशिया का है। ये कहाँ पर दुकोना इंडोनेशिया का है। ये 1933 से लगातार इसमें से लावा उद्गौर सक्रिय ज्वालामुखी है। और साकुराजीमा जापान में एक काल्डेरा स्थित है। यहाँ पर काल्डेरा भी मैंने ऊपर बताया था। अगर अंटार्कटिका में बात करें तो अंटार्कटिका में भी सक्रिय ज्वालामुखी है। हाँ, आपने अगर पढ़ा होगा तो बताइएगा। मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया में जावा का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत देखा जाए, इंडोनेशिया स्थित जावा द्वीप का सर्वोच्च पर्वत पापुआ न्यू गिनी बागाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं तब। यहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया है। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में कितना था। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त किसे कहते हैं, शांत किसे कहते हैं, कितना कम में दिया था नोट्स में आपको, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा दिया। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बता दिया। अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है बैरन द्वीप, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोडम सुसुप्त है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का। किलिमंजारो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित। ऐसे बहुत सारे तथ्य जो थे मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। तो चलते हैं, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर, पढ़कर, पढ़ाकर। उम्मीद करते हैं आपकी भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटे टॉपिक है जो उसे पढ़ना वो हम आगे पढ़ लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।